तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो सेकंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इसको टोटल जो है वो हम लोग को 4 पार्ट में कवर करना है। फर्स्ट पार्ट यूरोपियन यूनियन, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है, उसको जरूर देख लीजिए। दूसरा पार्ट एशियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको भी हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है वो थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे चाइना की। ठीक है, जहां पर कि चाइना जो है वो किस तरीके से एक पावर की तरह इमर्ज करता है, उसको हम लोग को जो है वो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग जो भी चीज़ देखने वाले हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। समझने के लिए आपको बाकी दोनों पार्ट जो है वो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, है ना। तो हम इस चैनल पे जो है वो हम लोग पूरा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, एनसीईआरटी रीडिंग के साथ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको कराया जाएगा, कैसे नोट्स को बनाया जाता है वो भी आपको समझाया जाएगा, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। तो टोटल चीज़ हम लोग पूरे साल भर में कवर करने वाले हैं। अभी ये इनिशियल फेज है, अभी हम लोग बस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, वैसे वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक बुक लेकर बैठ जाना है। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ऐसा तो आपकी तैयारी हो ही रही है, और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी रीडिंग आपको करना है, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, साथ में बस एक एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, अंडरलाइन करते रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, हम आपको समझाएंगे, और आपको जो है वो बस उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो हम लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम जो है वो कहाँ तक पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में जो है हम लोग एशियान के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिए थे, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके बारे में हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है चाइना के बारे में, कि चाइना जो है वो किस तरीके से एक पावर बन रहा है। देखिए, ये पूरा चैप्टर जो है ना वो बेसिकली इसी चीज़ पर बेस्ड है कि कैसे दुनिया को जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट किया जाए। आपको पता है सिविल वॉर के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, तो उसके बाद जो है वो दुनिया एक तरीके से यूनिपोलर हो गई थी। पूरे हर जगह तरफ जो है वो अमेरिका का ही जो है वो डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। उसी डोमिनेंस को कम करने के लिए जो है वो यहाँ पर अलग अलग जो है वो पावर्स, सेंटर ऑफ पावर्स जो है वो डेवलप हो रही थी। इसी में आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया गया, इसी में जो है वो एशियान के बारे में बताया गया। और अगर कंट्री के रूप में देखा जाए कि कौन सी कंट्री जो है वो उस समय में जो है वो इमर्ज हो रही थी एक सेंटर ऑफ पावर में, तो एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो चाइना है। तो उसी चाइना के बारे में जो है वो हम लोगों को सारा डिस्कस करना है कि चाइना की हिस्ट्री कैसे रही, चाइना जो है वो कब एक इंडिपेंडेंट खुद का जो है वो रिपब्लिक बना, और फिर उसके बाद कैसे उसने जो है वो अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, उस चीज़ के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सारा ध्यान जो है वो आपका यही होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। तो जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग सेपरेटली भी अलग डिस्कस कर सकते हैं। खैर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहा है कि द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी, इसी के बारे में जो यही टॉपिक है आज का हमारा, कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है समय के साथ। तो अगर हम लोग वैसे चाइना की हिस्ट्री को देखें तो हालांकि उसके बारे में तो डिस्कस किया हुआ है ही, वो तो हम लोग लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे ही, लेकिन आपको ये बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि चाइना जो है वो 1949 में आकर जो है वो एक रिपब्लिक बनता है। उससे पहले चाइना जो है वो डायनेस्टिक रूल के अंदर जो है वो चल रहा था। ठीक है, फिर वहाँ बाद में जो है वो जाकर पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होती हैं, है ना। वहाँ पर फिर उसके बाद एक सिविल वॉर होता है, फिर उसके बाद उनमें से जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, और फिर वो जो है वो अपना रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर लेती है, और वो पूरा देश जो है वो रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, तो वहीं से जो है वो हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। तो कहता है कि लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एंड आवर इमीडिएट नेबर चाइना। तो कहता है कि अब हम लोग जो है वो यूरोपियन यूनियन को देखने के बाद, एशियान देखने के बाद, अब हम लोग चाइना की तरफ चलते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा जो है वो पावरफुल कंट्री है, और प्लस साथ साथ जो है वो हमारा नेबर भी है। कहता है द कार्टून ऑन द फॉलोइंग पेज सम्स अप द करंट मूड ऑल ओवर वर्ल्ड अबाउट द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। तो अगर आप आगे चल के जो कार्टून है उसको देखेंगे तो वो आपको एक तरीके से दिखाएगा, वो बताएगा, एक थोड़ा हिंट देगा कि चाइना जो है वो किस तरह से एक इकोनॉमिक पावर जो है वो बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आगे वाले अगर हम लोग कार्टून को देखने जाएं तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक वॉल जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, और इस वॉल में जो है वो ड्रैगन का एक फेस जो है वो बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये जो वॉल है इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। अगर आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना है तो बहुत बढ़िया। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो वहाँ पर बनाई गई थी चाइना में, चाइना को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। एक दीवार बनाई गई थी जो कि काफ़ी लंबी थी, और वो दीवार बनाने का मेन कारण ये था कि चाइना के ऊपर जो मंगोल डायनेस्टी थी, है ना, वो जो हमला कर रही थी, और उससे बचने के लिए जो है वो चाइना में ये दीवार बनाई गई थी।
ये दीवार जो है वो इसको एक ड्रैगन के फॉर्म में जो है वो लोग वहाँ देखते हैं, तो इसीलिए जो है वो इस कार्टून में वो एक तो दीवार भी दिखाया गया और सामने में जो है वो ड्रैगन के तरफ भी जो है इसको एक सिंबलाइज करने के लिए जो है वो दिखाया गया है। खैर, तो हम लोग को जानना है कि चाइना जो है वो कैसे एक इकोनॉमिक पावर जो है वो बनता है। तो कहता है कि चाइना का जो इकोनॉमिक सक्सेस है, चाइना की जो इकोनॉमिक सक्सेस है सिंस 1978 हैज़ बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। देखिए 1978 ना काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो। क्यों? क्योंकि 1978 से पहले चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट पावर की तरह जो है वो काम कर रहा था। और कम्युनिस्ट पावर और सोशलिस्ट सोसाइटी क्या है, वहाँ ये है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो सब स्टेट के, मतलब जो सरकार है उसके अंदर ही होगा, सारा चीज़ का कंट्रोल जो है वो सरकार के ऊपर ही रहेगा। और सरकार जो है एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो देखती है, एक मिनिमम जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रखती है जनता के लिए, कि जनता को परेशानी ना हो, है ना। बेसिकली सरकार का ये सोचना होता है कि सब कुछ जो है वो वही खुद कंट्रोल करेगी। तो चाइना जो है वो 1978 तक एक कम्युनिस्ट पावर की तरह ही काम किया, जैसे यूएसएसआर जो है वो काम कर रहा था उसी तरीके से। लेकिन कुछ अपनी समस्याएं होंगी उसकी, जैसा हमने यूएसएसआर के बारे में देखा है। और बाद में चाइना जो है वो 1978 के बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी में टर्न करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चाइना में जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए 1948 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री के लिए। कहता है चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगैन देयर। तो कहता है कि जब से रिफॉर्म शुरू हुआ है, जब से मतलब 1978 से चाइना जो है वो एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो बनता हुआ दिख रहा है हमको। और अभी अगर हम पोजीशन देखें इकोनॉमी में, तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर आती है। हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में जब पढ़ा था इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी इकोनॉमी पूरी दुनिया में अगर है तो वो अमेरिका के पास है, और दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना के पास है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो चाइना जो है वो काफ़ी जल्दी ग्रो किया है और काफ़ी बड़ा इकोनॉमी बन गया है। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2040। और ये एक अनुमान है कि 2040 तक, 2040 तक चाइना जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है या बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो ग्रोथ है, इसका एक पैटर्न है, एक तरीका है ना। अगर ये और ये ऑब्वियसली आसान तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ये आसान तरीका होता तो सभी देश जो है उस तरीके से डेवलप कर पाते। लेकिन चाइना ने जो है वो अपने जो तरीके हैं सरकार को चलाने के, उसमें काफ़ी सारा बदलाव किया है और तब जाके वो यहाँ तक पहुँच पाया है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पता है कि चाइना जो है वो अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। कुछ रिपोर्ट्स ये मानती है कि इंडिया ज़्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन हमारी सरकार, भारत की सरकार ये मानती है कि नहीं, अभी जब तक हमारा सेंसस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमने जो है वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर दिया है। अभी तक हमको यही मान के चलना है कि चाइना का पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है, 142 करोड़ के आसपास। कहता है इसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इनटू द रीजन मेक्स इट ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ, देयरबाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। तो कहता है जो इसका एक तरीके से जो कनेक्शन है, जो इसका एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस है, जो एशियन रीजन में, ईस्ट एशियन ग्रोथ में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, उससे इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ईस्ट एशिया के ग्रोथ में चाइना का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, है ना, चाहे वो मतलब मेन है कि पॉलिसीज ही ऐसा बनाता है कि वो अपने आसपास के देशों को जो है वो मदद करते हुए जो है वो क्या करता है, अपने आप को ग्रो कराता है। तो चाइना की पॉलिसी कुछ उस तरीके की रहती है। तो वही कह रहा है कि जो इसका इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्योंकि बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो है वो अपने ईस्ट एशियन जो है वो रीजन को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज। और इसके साथ साथ इकोनॉमी तो है ही, इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इसके साथ साथ इसके पास पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन जो है वो कब आपका रिसोर्स बनता है, जब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़िया होगा, है ना। पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ भी है, चाइना से बराबर ही है लगभग, लेकिन हमारे लिए वो जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी, वो बर्डन है, हमारे लिए वो समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है, एजुकेशन के मामले में हो चाहे हेल्थ के मामले में हो, हम चाइना से पीछे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को जो है वो ये हमारी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि सरकार अपने पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान दे रही है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं दे रही है, हमारी सरकार भी कर रही है, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमने जो है वो ये ग्रोथ शुरू की है, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है। मगर चाइना ने जो है वो ये सब चीज़ें काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, रिफॉर्म्स अपने यहाँ काफ़ी पहले शुरू कर दिए थे, इसी वजह से जो है वो वहाँ पर जल्दी ग्रोथ देखने को मिलता है हमको।
ठीक है। तो पॉपुलेशन हो, चाहे रिसोर्सेज हो, या रीजनल लोकेशन, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो चाइना का है पूरे वर्ल्ड स्टेज पे भी अगर देखें, तो इस वजह से चाइना का जो है वो वैल्यू दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ा हिस्ट्री की बात किया गया है कि आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको थोड़ा सा चाइना का हिस्ट्री जो है वो समझा देते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के बाद क्यों हो रही है ना, माओ कौन है, तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए हुआ क्या है कि चाइना ना 1949 में चाइना जो है, एक सेकेंड, चाइना जो है वो 1949 में जो है वो एक तरीके से रिपब्लिक बनता है। थोड़ा सा इसके पहले का जान लीजिए कि क्या था। 1949 के पहले 1912 तक चाइना के अंदर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था किंग डायनेस्टी। अब इससे पहले की हिस्ट्री में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल पार्ट है, हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में हिस्ट्री और जानना है तो आप क्लास 11th का जो है वो हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। खैर अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 1912 तक जो है वो वहाँ पर किंग डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी। 1912 में जो है वो रेवोल्यूशन होता है किंग डायनेस्टी के खिलाफ, और फिर बाद में जो है वो ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद चाइना के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक पार्टी है KMT और दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। ये दोनों पार्टी जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो लड़ाई लड़ती हैं इस बारे में कि कौन जो है वो चाइना को आगे सरकार के रूप में जो है वो चलाएगा, कौन जो है वो इस पूरे बैटल को जीतेगा कि भाई चाइना जो है वो किसके गवर्नमेंट रूल के अंदर रहेगी। तो KMT को जो रूल कर रहे थे उनका नाम था चियांग काई शेक, ठीक है। चियांग काई शेक नाम के जो है रूलर थे। इनका जो आइडियोलॉजी था वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी था। और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो आप क्लियरली जान रहे हैं कि इसकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी, कम्युनिस्ट। और इसके जो लीडर थे उनका नाम था माओ जेडोंग, ठीक है। तो इन्हीं का नाम यहाँ पर माओ दिया हुआ है, ठीक है। तो माओ जेडोंग थे। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में खूब लड़ी और बाद में हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर में क्या हो रिजल्ट आता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो है वो जीत जाती है। और जब कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है तो ये जो KMT पार्टी है, जो चियांग काई शेक है, ये क्या करते हैं, ताइवान चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई हम तो यहाँ जीत नहीं पा रहे हैं चाइना में, तो ये चले जाते हैं ताइवान में। और ताइवान को बाद में जो है वो चाइना का ही पार्ट बताकर ये वहाँ पर अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाकर रूल करने लगते हैं। तो चाइना में फिर कौन रूल करता है, तो यही माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम ये समझते हैं कि 1949 में जो है वो माओ जेडोंग के पास वो कंट्रोल आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो वहाँ पर सरकार बन गई, और इसी को जो है वो बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कहा जाने लगा, ठीक है, इस कम्युनिस्ट पार्टी को ही। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये छोटा सा हिस्ट्री था, एक क्या उसको बोलते हैं, शॉर्ट में, जिसमें कि आपको जो है वो समझा दिया गया कि बेसिकली वहाँ पर बात क्या चल रहा था। अब वापस आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो कहता है कि आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाती है, मतलब चाइना एक रिपब्लिक बन जाता है, उसके बाद जो है, और उससे पहले जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी होता है। तो आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी को ही जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बाद में बोल दिया गया, और इसके जो लीडर थे वो माओ जेडोंग थे, जिनका नाम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इसका जो इकोनॉमी था वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड था, सोवियत मॉडल पर, मतलब USSR पर। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको USSR के बारे में सब कुछ जानकारी जो है वो बताया हुआ। तो चाइना का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था वो सोवियत मॉडल के ऊपर ही चल रहा था। उसके बाद देखते हैं, कहता है द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवियर इट्स लिंक विथ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अब देखा कि भाई जो चाइना में अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक तरीके से रूल कर रही है, तो पूरा आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिस्ट है। लेकिन आपको ये भी पता, आपने USSR में जो है वो पढ़ा है, USSR वाले टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में, कि USSR की जो इकोनॉमी है वो उस तरीके से चाइना अमेरिका की तरह जो है वो ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि अमेरिका में कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रही थी उस तरीके से कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ भी जो है वो ये समस्या था। कह रहा था इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवियर इट्स लिंक विथ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। और इसने जो चाइना ने सोचा कि भाई हमको जो है वो कम्युनिस्ट से कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा, हमारे यहाँ भी वही समस्या है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, है ना, लोगों को जो है वो हम मिनिमम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो दे पा रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पर्सनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसी तरीके से है। तो इन्होंने सोचा कि अब हम लोग को भी जो है वो कैपिटलिस्ट व्यवस्था में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
पढ़े हैं तो वहाँ भी आपको ये बताया गया है कि बहुत सारा देश जो सोवियत यूनियन से अलग हो गया था, बाद में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कैपिटलिस्ट फॉर्म में, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। और लेकिन वहाँ का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो काफ़ी जल्दी हुआ था, जिसको हम लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं, शॉक थेरेपी के नाम से, याद कीजिए, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। बोल रहा है चाइना हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस। लेकिन शुरुआत में जो है वो चाइना के पास कोई ऑप्शन था नहीं, उसके पास था कि भाई उसको खुद को ही जो है वो अपने ही रिसोर्सेज पर भरोसा करना है, अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, बाहर से जो है वो कुछ, जैसे प्राइवेटाइजेशन तो होता नहीं था सोवियत सिस्टम में, है ना, सोशलिस्ट पार्टी जितने भी होती है, जो सोसाइटी होती है कम्युनिस्ट सोसाइटी, उसमें जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होता नहीं है। तो उस वहाँ पर जो है वो ये समस्या हो रहा था कि जो भी सरकार के पास रिसोर्सेज पहले से था उसी पर जो है वो सब कुछ निर्भर होना था। The model was to create a state-owned heavy industries sector from the capital accumulated from agriculture। अब जो भी मॉडल था कि जिस तरीके से हमको जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, शुरुआती फेज की बात हम कर रहे हैं, जब 1949 में चाइना रिपब्लिक बना उसके बाद, कह रहा है कि ये जो मॉडल था इसका ये एम था कि इसको जो है वो स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो क्रिएट करना है, ऐसा इंडस्ट्री बनाना है जिस पर जो कंट्रोल हो वो सरकार का हो, है ना, फ्रॉम दी कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो जो भी खेती से पैसा आ रहा है, जो भी एग्रीकल्चर से पैसा आ रहा है, उसका इस्तेमाल जो है वो हमको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाने में जो है वो करना है। तो इनका मोटिव ऐसे ही था कि हम लोग को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए। और क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब कोई भी सोवियत सोसाइटी होती है तो जो समस्या हम लोगों को यूएसएसआर में देखने को मिला कि भाई पैसा जो है वो कम हो जा रहा था, सारा खर्च जो है वो आप तो जो है वो कहीं और अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करने में लगा दे रहे थे, तो पैसा बच नहीं रहा था। तो चाइना के साथ भी जो है वो कुछ ऐसा ही हुआ। तो एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाई डोमेस्टिक गुड्स। अब हुआ क्या कि भाई चाइना के पास तो पैसा है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो उनके पास बचत पैसा है वो तो अब रहा नहीं, तो भाई क्या करे, तो इनको मजबूरी में जो है वो इंपोर्ट की तरफ जो है वो देखना पड़ा, और वो भी किस चीज़ के बदले, अपने डोमेस्टिक गुड्स को जो है वो ये करा है कि अब जो है वो, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं बाहर से लेने के लिए कुछ सामान, तो इंपोर्ट हम कुछ कर नहीं सकते, तो मजबूरी में हम लोग को जो डोमेस्टिक गुड्स है, जो अपने पास, जो अपने देश के अंदर का जो सामान है उसी का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है। तो अपने घर का इस्तेमाल, सामान का इस्तेमाल जब आप करने लगिएगा तो निश्चित है कि भाई वो बाद में जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, सामान की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप इंपोर्ट तो कर नहीं रहे, बाहर से सामान मंगा नहीं रहे, अपने घर का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। घर का सामान जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो समय के साथ वो खत्म होगा ही, और आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप नया सामान खरीद सकें, ठीक है। तो ये सारी समस्या जो है वो चाइना झेल रहा था। ओवरऑल अगर इसको शॉर्ट में समझाएं तो बात यही है कि 1949 के बाद चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी ही जो है एक तरीके से रूल कर रही थी, और कम्युनिस्ट सोसाइटी कम्युनिस्ट व्यवस्था की तरह चल रही थी, सोवियत व्यवस्था की तरह चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा चाइना को, क्योंकि जो भी पॉलिसीज थी वो स्टेट ओन्ड ही थी, और जब स्टेट ओन्ड पॉलिसी होती है तो एक लिमिट होता है उसका, फिर जो है वो एक समय के बाद सरकार के पास जो है वो पैसा नहीं रहेगा, और मजबूरी उसको जो उसके देश में जो बचा हुआ रिसोर्सेज है उसका ही इस्तेमाल करके जो है वो अपने देश को चलाना होगा, और फिर वो भी जो है एक मुश्किल ही सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि सामान समय के साथ खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि जो है वो चाइना को ये समझ में आ गया कि भाई हमारे यहाँ जो है वो प्रॉब्लम है और हमको इससे जो है वो बचना है, तो बोलता है कि ये जो पूरा मॉडल था, जिस तरीके से जो है वो वहाँ पर सरकार चल रही थी, तो दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्स टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन ए स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। अब यहाँ पर जो है वो चाइना को, क्योंकि चाइना के पास जो है वो ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहे थे, तो उसके बाद वो क्या करता भाई, किस तरीके से अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ करता, तो जो भी उसके पास जो है वो रिसोर्सेज पहले से प्रेजेंट था उसको वो एकदम बेहद तरीके से इस्तेमाल करने लगा, इतना कि बाद में फिर उसके बाद वो रिसोर्सेज बचे ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी इस्तेमाल होने लगा था बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizen and ensure better health for them। और क्योंकि अपने यहाँ का रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था, चाइना की सरकार जो है वो ये कर रही थी, इसकी वजह से लोगों को शॉर्ट टर्म अगर ही समझा जाए तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिला। सोशल वेलफेयर जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा जो है वो एक प्रॉमिस होता है, तो समाज की भलाई के लिए जो जितनी भी काम हो सकते हैं, जो जनता को एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो जो पूरी हो सके उसकी, तो उस पर जो है वो चाइना की सरकार जो है वो पूरा ध्यान देती थी। और चाइना जो है वो जितने भी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है
उससे जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे था इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन। तो सिटीजन्स को एजुकेट करने के मामले में चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हो रहा था, और जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो बेसिक उनको मिल सकती थी वो भी जो है वो इनको दिया जा रहा था। इसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि शुरुआती समय में इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे रेस्पेक्टेबल रेट 5 से 6% जो है वो हर साल ग्रो कर रहा था इसका, लेकिन एनुअल ग्रोथ जो 2-3% का पॉपुलेशन में हो रहा था उसके वजह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी नहीं हो रहा था कि भाई सभी पॉपुलेशन का जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है 5 से 6% पर साल, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है 2-3% हर साल। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो वो डिमांड इस इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरा नहीं हो पा रहा। तो चाइना को लगा कि भाई जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत स्लो ग्रोथ है, वो बहुत स्टैग्नेंट ग्रोथ है, उससे जो है वो हमारे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी जो है वो काफ़ी नहीं होगा, है ना, टू जनरेट सरप्लस फॉर द इंडस्ट्री। तो हमने चैप्टर 1 में ये तो देखा है कि भाई स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी के वजह से क्या क्राइसिस जो है वो देखने को मिला था, यूएसएसआर को क्या झेलना मिला था, इसी तरीके का क्राइसिस चाइना के अंदर भी जो है वो देखने को मिलता है। इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उस तरीके से तेजी से नहीं ग्रो कर रहा था जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए था। इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है वो बहुत कम से कम हो रहा था, और पर कैपिटा इनकम जो लोगों का था वो भी बहुत कम था। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, है ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे। पर कैपिटा इनकम वो होता है कि किसी भी देश का एवरेज इनकम, ठीक है, जितना पॉपुलेशन है जितना पैसा है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि हर एक आदमी जो है वो कितना पैसा कमा रहा है। तो हर एक आदमी जो पैसा एवरेज कमाता है उसी को पर कैपिटा इनकम जो है वो कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे जो है वो उसका कमजोर हो रहा था, क्योंकि हमने एक बेस समझ लिया है कि चाइना में क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार थी तो कम्युनिस्ट सरकार का जो ग्रोथ होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, और एक समय के बाद वो ग्रोथ रुक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है। ये बात हमने यूएसएसआर वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था, तो हम उसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना में भी वही सरकार थी। इसके बाद द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन दी 1970s, और हमने आपको बताया था कि 1978 से जो है वो रिफॉर्म चालू हुआ था। तो वही बता रहा है कि चाइना की लीडरशिप ने जो है वो कुछ नया नया डिसीजन, बड़ा बड़ा डिसीजन जो है वो लेने का सोचा। सबसे पहले चाइना क्या करता है, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। सबसे पहले तो चाइना क्या करता है कि जो वो आइसोलेटेड था हमेशा से, कि अकेले, कि भाई हमको जो है वो बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, हमको अपना स्टेट ओन्ड इकोनॉमी जो है वो चलाना है, और हमको जो है वो किसी तरीके से किसी भी दूसरे देश के साथ हमको कोई व्यापार वैसा नहीं करना है। तो अब चाइना को लगा कि नहीं ये गलत है, अब हमको जो है वो करना पड़ेगा व्यापार दूसरे के साथ, क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करना है। तो सबसे पहला काम ये करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो ये अपना रिलेशन डेवलप करने लगता है 1972 से। इसके अलावा जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनको प्रीमियर कहा जाता है, तो पीएम थे उस समय के, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे जाओ एनलाई, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन जो है वो प्रपोज किया। एक मॉडर्नाइजेशन एक तरीके से पॉलिसी है, 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग को मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोला कि जो जाओ एनलाई है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में चाइना के, उन्होंने क्या 4 मॉडर्नाइजेशन जो है वो बताया। तो सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर में कहा कि भाई एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है, इंडस्ट्री में लाने की जरूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाने की जरूरत है, और मिलिट्री में लाने की जरूरत है। तो 4 जो है वो अलग अलग फील्ड थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। इन चारों क्षेत्र में जो है वो मॉडर्नाइजेशन लाना है। अब यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, क्या चेंजेस करना है, तो बेसिकली यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी, तो वहाँ पर जो है वो सब स्टेट ओन्ड ही रहेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी ही रहेगी, सरकार के जो है वो अधिकार क्षेत्र में सब कुछ आएगा। लेकिन अगर डेवलप करना है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनना है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उसको उसकी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, प्राइवेट ओनरशिप देना पड़ेगा। तो मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पर यही मतलब है कि एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे मिलिट्री हो, इन चारों क्षेत्र में जो है वो हम क्या करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे इन 1973 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1973 में। क्या, 4 मॉडर्नाइजेशन, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई के द्वारा, ठीक है। 1970 आते आते तक जो उस समय के लीडर थे डेंग ज़ियाओपिंग, उन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी। ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1978 से ही जो लीडर थे वहाँ के डेंग ज़ियाओपिंग, उन्होंने जो है वो ओपन डोर पॉलिसी जो है वो शुरू की, और इसी को रिफॉर्म में जो है वो सबसे पहला कदम माना जाता है। अब ये ओपन डोर पॉलिसी क्या है,
तो ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली ये है कि अब हम अपना दरवाज़ा जो है वो एक तरीके से खोल रहे हैं, चाइना जो है वो अपना गेट एक तरीके से खोल रहा है, किस चीज़ के लिए, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए, दूसरे देशों के साथ जो है वो इकोनॉमिक ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप करने के लिए। तो एक तरह होता है ओपन डोर पॉलिसी कि हम बाकी देश को भी ये बता रहे हैं कि आप भी हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट कीजिए और हम भी जो है वो आपके साथ मिलकर जो है वो आगे ट्रेड करना चाहते हैं। तो अंडरलाइन करिएगा कि दी पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रोड। तो बाहर से जो पैसा, जो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट हो, इसी को जो है वो बढ़ाने के लिए ये ओपन डोर पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। तो आपसे सवाल आएगा ओपन डोर पॉलिसी कब आई थी? तो 1978 में। किसके द्वारा? तो जो लीडर थे डेंग जाओपिंग, उनके द्वारा जो है वो लाई गई थी। क्यों लाया गया था? क्योंकि जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और हमको जो है वो किसी तरीके से कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है वो किसी तरीके से हमारे देश में आए, जिससे कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। मेजर जो है वो कारण यही था। अब कहता है कि चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चाइना जो है वो अपना खुद का रास्ता जो है वो इख्तियार करता है। अब यहाँ खुद का रास्ता क्या है? देखिए, पहले जो हमको पढ़ाया गया था यूएसएसआर वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, उसमें ये बताया गया था कि जितनी भी कंट्रीज जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुई थी, वो एक शॉक थेरेपी जो है वो इस्तेमाल करके फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है। ठीक है, किस चीज़ का इस्तेमाल करके? शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी का ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मेन पॉइंट यही है कि बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तुरंत, और हर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उस चक्कर में आपने देखा था उस चैप्टर में कि बहुत सारे देशों को परेशानी भी हुई थी। इवन रशिया जो है वो 10 साल तक जो है वो अनस्टेबल तरीके से था, और तब उसके बाद जाके जो है वो 2001 में 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, और जो रशिया है वो 2001 से फिर अपने आप को रिवाइव करना शुरू किया था। तो मतलब बेसिकली बहुत सारे देशों के साथ जो है वो प्रॉब्लम हो गया था उस शॉक थेरेपी की वजह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी का ट्रांसफॉर्मेशन था। चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया। चाइना बोला कि नहीं, हम इतना हड़बड़ा के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम जो है वो धीरे धीरे जो है वो इसको अपने तरीके से जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चाइनीज डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक बड़ा जो है वो एक तरीके से डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले 1982 में जो है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया। तो एग्रीकल्चर में जो प्राइवेटाइजेशन कब किया गया? 1982 में। इसके बाद इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन किया गया कब? 1998 में। तो ईयर के हिसाब से याद रखिएगा, एक एक नंबर में पूछ सकता है। इसके बाद जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, जो जैसे कि दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करने के बीच में जो समस्याएं थी, जो बैरियर थे, उसको जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बनाए गए। इसका क्या फ़ायदा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाया गया, मतलब कि एक ऐसा एरियाज जहाँ पर बाहर का देश का कोई भी कंपनी जो है वो आसानी से आके इन्वेस्ट कर सकता है बेसिकली, where foreign investors could set up enterprise. In China, the state played and continues to play a central role in setting up market economy. तो अगर चाइना में देखेंगे तो जो स्टेट है, देखिए प्राइवेटाइजेशन हुआ, लेकिन अगर आप रशिया को याद करेंगे तो रशिया में क्या था कि प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो वहाँ पर सरकार जो है वो उस प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, और रशिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब कम दाम पर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास चली गई, जिसकी वजह से जनता को भारी नुकसान हुआ, डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो पाया उस हिसाब से। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना प्राइवेटाइजेशन तो किया, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि स्टेट इसको, सरकार इसको खुद के कंट्रोल में रख के कर रही थी कि प्राइवेटाइजेशन तो हम करेंगे, लेकिन इस पर सारा जो कंट्रोल होगा वो हमारा होगा। इससे क्या होगा कि भाई सरकार की जो संपत्ति है वो ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं जाएगी, किसी भी दाम पर नहीं जाएगी, उसी तरीके से जो है वो इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा जिससे कि चाइना को फायदा हो सके। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। तो आज भी जो है वो स्टेट वहां पर उसी तरीके से जो है वो रोल प्ले करता है चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज आई, इसके वजह से चाइना में जो स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला था या हो रहा था, उसको जो है वो रोक दिया गया। याद कीजिए, स्टैग्नेशन जो है वो हुआ था यूएसएसआर में, क्योंकि उसकी पॉलिसीज उतनी अपडेटेड नहीं थी, लेकिन चाइना की पॉलिसी अपडेटेड थी। उसने जो है वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया। एक ही बार में सबके साथ प्राइवेटाइजेशन कर देता तो सब कुछ हाथ से निकल जाता। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझिए कि चाइना ने जो भी काम किया वो अपने अपने हिसाब से ही किया। इसके बाद कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। फायदा हुआ है ना कि एग्रीकल्चर में जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इसके वजह से जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा और
जो लोगों का जो इनकम है वो भी ग्रोथ होने लगा उसका भी। हाई पर्सनल सेविंग इन द रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्री। अब क्योंकि लोगों के पास जो है वो पैसा सेव हो रहा है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, तो इसके वजह से जो रूरल इंडस्ट्री है उसका भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। द चाइनीज इकोनॉमी including both industry and agriculture, the Chinese economy including both industry and agriculture grew at a faster rate। तो जो चाइना की इकोनॉमी थी जिसमें कि इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर हो, सब साथ साथ जो है वो एक तेजी से जो है वो आगे ग्रो कर रहे थे। द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेड टू अ फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड। और जो भी नया नया जो है वो ट्रेडिंग नियम जो आने लगा, या जो नया नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहाँ की आसानी से ट्रेड हो सकता था, इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा चाइना में। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इससे जो है वो यही बात जो है वो हम लोग को आज भी देखने को मिलता है कि चाइना जो है वो एफडीआई के लिए सबसे बड़ा सेंटर बन गया। लोग जो है वो चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाइना खुद भी जो है वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना चाहता है। इट हैज़ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट नाउ अलाउड इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। और अब इसके पास इतना फॉरेन रिजर्व है जो कि इसको इतना सक्षम बनाता है कि ये अब दूसरे देशों में जाकर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर पा रही है। और ये हम अभी देख रहे हैं। अगर आप थोड़ी भी इकोनॉमी को समझेंगे और चाइना के पावर को समझेंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चाइना जो है वो बेसिकली पूरी दुनिया पर जो है वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो सब जगह अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ रही है और वहाँ पर जो है वो एक तरीके से काम कर रही है। वो चाहे वो आप अपने ही देश में देख लीजिए, चाइना का कितना प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ पर बनता है, हमारे यहाँ जो है वो बिकता है, और इसका फायदा चाइना को ऑब्वियसली हो ही रहा होगा। चाइनाज एसेशन टू दी चला गया टू द WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world। अब होता क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में जो है वो चाइना भी मेंबर बन जाता है। अब चाइना का जो एसोसिएशन है WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ चाइना का एसोसिएशन हो गया। तो इसका ये फायदा ये है कि अब जो है वो इसको पूरी दुनिया में ट्रेड करने में एक बेनिफिट होगा, क्योंकि जो ट्रेड को देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके साथ जो है वो मिल गई अब, है ना। The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future world economic order। तो जो कंट्री है मतलब जो चाइना है वो हमेशा ये प्लान करती है कि उसको जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना एक खुद का एक बड़ा पार्ट हमेशा प्ले करना है, हमेशा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखना है, और अपन पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको भी इसी को शेप करना है। बेसिकली अगर पूरी दुनिया का इकोनॉमी देखेंगे तो उसमें चाइना का एक मेजर हिस्सा है। ठीक है, समझ लीजिए ना, टॉप 2 इकोनॉमी में उसका अगर नाम है तो निश्चित है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को वो जो इन्फ्लुएंस तो कर ही रही। इसके बाद है, कहता है while the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms। अब यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट्स है जो चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो है वो दिया हुआ है कि जनता पर इसका जो है वो किस तरीके से नेगेटिव असर जो है वो पड़ा है। तो उसको भी आप कुछ पॉइंट्स में समझ ले, ताकि हो सकता है अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर 3 नंबर में ही आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर इसका लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है भी नहीं वैसे, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। जिस तरीके से चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो सब लोग को उस तरीके से सूट नहीं किया है। क्या है भाई मेन इश्यूज़? तो सबसे पहले तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है चाइना में। करीब 100 मिलियन लोग जो है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़ लोग जो है वो वहाँ पर बेरोजगार हैं एक तरीके से आज भी। फीमेल एम्प्लॉयमेंट और जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो भी जो है वो बुरा ही है। जैसे आप यूरोप में 18 और 19 सेंचुरी में देखते थे उसी टाइप का कंडीशन जो है वो चाइना में ही है। अब देखिए कितना भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, चाइना में जो है वो कंट्रोल तो सरकार के पास ही है। दूसरा, आपको पता है कि आप अगर 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक को अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वहाँ भी आपको चाइना के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में एक बात बताया गया था कि चाइना की डेमोक्रेसी में कोई भी ओपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं है। मतलब एक ही पार्टी जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कही जाती है, वही पार्टी जो है वो इलेक्शन भी लड़ेगी, वही पार्टी इलेक्शन जीतती है। कैंडिडेट अलग अलग हो सकता है लेकिन जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो एक ही पार्टी करेगा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था उतना ज़्यादा है नहीं। तो बेसिकली सरकार जो है वो जनता का उतना कोई खास चिंता वहाँ कर नहीं रही, उसको बस इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। अब उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसको समझ में आता है उस तरीके से वो करता है। तो जनता के डिमांड्स को कि जनता अनएम्प्लॉयड है या क्या है उस तरीके से चाइना में देखा नहीं जाता। अगर आप कोविड से चाइना को देख रहे होंगे तो कोविड के समय में भी चाइना का जो पूरा व्यवस्था था कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों का इलाज होना चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया नहीं माना गया वर्ल्ड स्टेज पर, क्योंकि चाइना जो है वो अपने लोगों की चिंता उस तरीके से नहीं कर रहा था जैसे भारत कर रहा था या अमेरिका कर रहा था।
तो चाइना जो है वो उस तरीके से नहीं कर रहा था। तो ये एक समस्या हमेशा रहती है वहाँ पर कि जो सरकार है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में ही सोचती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी तरीके से हमको करना है, किस तरीके से वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है, और अनुमान तो है ही कि 2040 तक जो है वो चाइना बन जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर और भी इश्यूज हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है एंड करप्शन है। तो इस सब चीज़ की वजह से जो है वो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो ग्रो कर गई है चाइना में, जहाँ की रूरल और अर्बन रेसिडेंट को अगर देखें तो वो कम्प्लीटली जो है वो अपोजिट है, एक दूसरे से अनइक्वल है ना। जहाँ पर आप अर्बन में देखेंगे तो लोग शायद ज़्यादा अमीर हैं और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो वो जो इनइक्वालिटी, वो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है चाइना में अगर देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस के हिसाब से भी देखें तो जो समुद्री इलाका है या जो इनलैंड जो मेन लैंड प्रोविंसेस है, तो वहाँ पे भी जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये कुछ कुछ जो है वो डिमेरिट्स हैं जो चाइना के इकोनॉमी के वजह से जनता तक पहुंची। हाउएवर, रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक पावर टू रेकॉन विथ। तो ये बात हमको समझना है कि अगर हम ग्लोबली भी देखें तो चाइना जो है वो एक बड़ा इकोनॉमिक पावर जो है वो बन चुका है। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंसीज दैट दिस हैज़ क्रिएटेड एज इनेबल्ड चाइना टू हैव कंसिडर इन्फ्लुएंस विद इट्स ट्रेड पार्टनर्स। तो जो चाइना की इकोनॉमी है उसका जो इंटीग्रेशन है कि किस तरीके से चाइना अपनी इकोनॉमी को जो है वो एक साथ लेकर चल रही है, प्लस जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं एक दूसरे देशों के साथ साथ, तो चाइना तो उस समय में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है अभी भी, तो वहाँ पर जो है वो दूसरे देशों को भी जो है वो काफ़ी सारा हेल्प करती है, चाहे वो ट्रेड में हो चाहे कुछ भी। तो चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर्स लगभग आजकल सारे देश जो है वो चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो ये फ़ायदा चाइना को होता है। इसी वजह से जो है वो चाइना का जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज रहा है, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे यूएस के साथ हो, चाहे एशियान के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, सब जो है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए जो है वो या तो नॉर्मलाइज रहता है या फिर उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। तो चाइना का जो इशू है वो उसी तरीके से वो अपना मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, वो सबके लिए या तो बड़ा मार्केट हो सकता है या उसने अपना मार्केट अलग अलग जगह पर इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो सबको फायदा है। तो इसी वजह से चाइना जो है वो अभी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बना हुआ है। इसके अलावा चाइना ये भी सोचता है कि जो उसका इश्यूज है ताइवान के साथ वो भी जो है वो एक तरीके से जो है वो ख़त्म हो जाए, है ना। बेसिकली देखिए, जब हमने आपको चाइना की हिस्ट्री जब समझाई तो उसमें बताया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अगेंस्ट में जो है वो KMT थी, है ना, KMT। तो वो क्या कि जब सिविल वॉर हुआ और KMT जो है वो हार गई तो वो कहाँ चली गई? ताइवान में। तो ताइवान में जो है ना वो हमेशा चाइना ये चाहता है कि ताइवान का 100% कंट्रोल जो है वो मेरे पास आ जाए, और ताइवान जो है वो ये नहीं चाहता है, ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो ये जो है वो वहाँ पर इशू काफ़ी समय से जो है वो चल रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि अब क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है, तब उसको लगता है कि अब वो चाइना के साथ ताइवान के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेगा और बाद में चाइना को जो है वो इंटीग्रेट कर लेगा अपने साथ बहुत क्लोजली अपनी इकोनॉमी में। तो ये उसकी उम्मीद है अब, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। अच्छा, fears of China's rise also have been mitigated by its contribution to the stability of Asian economies after the 1997 financial crisis। अब यहाँ पर जो है वो एक बात कहा गया है कि चाइना का जो राइज है वो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब 1997 के अराउंड एशियान कंट्रीज़ में जो है वो एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा समस्या आया था, जहाँ पर उनकी जो है वो करेंसी की वैल्यू गिर गई थी, वहाँ पर पैसा एकदम ख़त्म हो गया था। उस समय में जो है वो चाइना एशियन कंट्रीज़ की मदद करता है, और इससे ये साबित होता है कि चाइना जो है वो एक तो अपने, देखिए एशियान क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एसोसिएशन है, तो चाइना जो है वो उसी के आसपास जो है वो सारा देश सब है। तो चाइना एक वहाँ पर जस्ट सबसे नज़दीक बड़ा पावरफुल कंट्री जो है वो है, सुपर पावर एक तरीके से है। तो चाइना जो है वो उसकी मदद करके अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहता है, या दिखाता भी रहा है कि वो कितना ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। इसके अलावा ये जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मदद कर रहा है कहाँ पर, बहुत जो लैटिन अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है, जो अमेरिका में जो पॉलिसीज़ है, वहाँ पर जो है वो चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, चाहे वो ट्रेड के रूप में हो चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। तो इस वजह से भी है जो चाइना को हम लोग बहुत ग्लोबल प्लेयर जो है वो मान के चलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, कि जहाँ जहाँ डेवलपिंग नेशन है वहाँ के लिए चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट या बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है जो उनकी मदद करेगा उनको डेवलप करने में। तो लैटिन अमेरिका अगर एरिया आप वैसे देखेंगे तो आपको पता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है उसको जो है वो लैटिन अमेरिका कहा जाता है।
तो वहाँ की बात जो हो रही है कि चाइना जो है वो अमेरिका को भी, लैटिन अमेरिका को भी जो है वो हेल्प करता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी हेल्प करता है ना, अपने आसपास की एशियन कंट्रीज़ को भी जो है वो हेल्प करता है। तो हर तरीके से देखें तो चाइना एक अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश कर चुका है एक सुपर पावर में, जो कि अमेरिका के लिए जो है वो एक तरीके से आप समझिए तो एक थ्रेट है इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो, है ना। और चैप्टर भी उसी के ऊपर है कि आखिर अमेरिका के अलावा कौन कौन से ऐसे सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो डेवलप हो रहे हैं। तो हमने टोटल 3 सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है, हमने जो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने एशियान के बारे में पढ़ा, और इसके बाद इस वीडियो में हमने जो है वो चाइना के बारे में पढ़ा कि चाइना जो है वो कैसे इकोनॉमिक पावर बना है, क्या क्या इन्फ्लुएंस है बाकी देशों पर, उसका किस तरीके का प्रभाव है। अगला वाला जो हमारा पार्ट आएगा, अब क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, तो अगला वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशन, कि भारत का चाइना के साथ किस तरीके का रिलेशन है, क्या हिस्ट्री रहा और किस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो इसको हम लोग को जो है वो और बेहतर तरीके से समझना है। अगला वाला टॉपिक इस पूरे चैप्टर का आखिरी पार्ट ही होने वाला है ना। तो टोटल 4 पार्ट में हमने आपको पहले ही बताया था, और ये जो है वो चौथा पार्ट अब इसके बाद आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो गया है तो आप ज़रूर उसको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई चीज़ ऐसा लगता है कि जो हमने आपको शायद नहीं बताया उतने अच्छे से, या आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप ज़रूर बताएं उसको, है ना। तो जो भी उसका इशू होगा उसको हम इंडिविजुअली भी अलग अलग करके भी जो है वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, है ना। और पूरा चैप्टर जो है वो, पूरा बुक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे जो है वो सारी वीडियोस आ रही हैं, और हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई अगस्त तक हम मान के चलिए पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हम कर देंगे आपका यूट्यूब पे। और इसके बाद जो है वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो आपके हाफ ईयरली में, और इसके बाद जो मेन बोर्ड्स की तैयारी है उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।